रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग। लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 35वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बड़े दिनों बाद आज अभिनय कला के दूसरे सूक्ष्म उपकरण यानी मस्तिष्क की बारी आई है। इससे पहले हमने मन पर बहुत बात करी थी, मन के उन सभी पक्षों पर बात की थी जो कि अभिव्यक्ति के लिए और जिसमें अभिनय कला बहुत प्रमुख है, उसके लिए उपयोगी साबित होते हैं, उपयोगी सिद्ध होते हैं, जिनमें हमने बात करी थी अनुभूति परकता की, कल्पनाशीलता की और संवेदनशीलता की। अब इसी तरीके से एक दूसरा सूक्ष्म उपकरण है मस्तिष्क। मैंने, आपको याद होगा, शुरुआती दिनों में कहा था कि ऐसे तो मन और मस्तिष्क का कोई अलग भेद नहीं है, मतलब अगर बायोलॉजिकली हम देखें, बल्कि मन तो कोई ऑर्गन के रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जहाँ तक वैज्ञानिकों की बात है, वो कहते हैं कि मस्तिष्क यानी हमारा जो ब्रेन है, मन मस्तिष्क यही है। हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे, वो जो भी है वो बात अलग है, लेकिन हम अभिनय कला के अभ्यासों की सुविधा की दृष्टि से हम जो सूक्ष्म तत्व है भीतर का हमारा, उसको दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो वो भाग जो अनुभूति प्रधान के, जो अनुभूति के लिए है, दूसरा वो जो चिंतन के लिए है। अब अनुभूति और चिंतन को हम अलग अलग सेक्टर में इसलिए बांट रहे हैं कि हमें बातचीत करने में और अभ्यास के लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है, और वैसे उनमें फर्क है भी। थोड़ी सी हम बात पीछे फिर से ले जाते हैं। मान लिया कोई शिशु है, अभी नवजात है, अभी उसका जन्म हुआ है, अभी वो धरती पर बस पहुंचाई है, तो उसमें अनुभूति पहले आएगी कि चिंतन पहले आएगा? मेरे ख्याल से, जहां तक मैं आज तक समझता हूं, अनुभूति पहले है। अब अनुभूति और चिंतन में कोई ये समझिए कोई ऐसा मिजरेबल वो दूरी नहीं होगी, आगा पीछा नहीं होगा, लेकिन वो पहले है। क्योंकि अनुभूति कहां से शुरू हो जाती? जहां से हम चेतन है, यानी अनुभूति यानी महसूस करना। महसूस करने के बाद ही, एहसास के बाद ही बाकी आगे के मानसिक काम शुरू होते हैं। तो हमें एक अभिनेता को, मतलब ये जीवन के दो बिल्कुल अभिन्न और क्या कहना चाहिए, अपरिहार्य तत्व हैं, यानी अनुभूति और चिंतन दोनों। ये तो अब तय हो गया है, क्योंकि अगर हम मनुष्य हैं तो अनुभूति भी है, उसके बाद चिंतन भी है, बल्कि कुछ न कुछ सीमा तक ये पशु में या दूसरे प्राणियों में भी होता ही होगा। लेकिन हम क्योंकि मनुष्य जाति से संबंधित हैं, हम मनुष्य हैं और हमको अभिनय करना है, इसलिए हम अपनी बात करेंगे। तो चिंतन और अनुभूति दोनों ही अगर हम अलग अलग सेक्टर में रखेंगे, जैसा कि मैं कहता हुआ आ रहा हूं, तो हमें अभ्यास करने की काफी सहूलियत हो जाएगी। अच्छा, अब चिंतन के साथ ऐसा नहीं कि चिंतन अलग कहीं पैदा होगा और अनुभूति कहीं अलग पैदा होगी, दोनों एक साथ ही होंगी, यानी दोनों पैरेलल हैं। मतलब पैरेलल क्या है कि जिसको कहना चाहिए कि एक दूसरे से समन्वित हैं, लेकिन बात की दृष्टि से, समझने और समझाने की दृष्टि से हम दोनों पर अलग अलग बात करते हैं। मतलब अनुभूति जहां है तो वो चिंतन होगा ही होगा, और चिंतन है तो ये चिंतन तो तभी है भैया जब अनुभूति है, जब जिंदा है, जब प्राण है, तभी तो चिंतन है ना। अनुभूति तो मतलब के लिए प्राण है, प्राण होना है।
और उसके बाद जीवन से संबंधित जो हमारा जीवन की धारा में हम आगे, समय हमारा आगे बढ़ता जाता है, तो ज्ञानेंद्रियों के संपर्क से हमारा क्या होता है, जो अनुभूति होती है उस पर चिंतन प्रारंभ हो जाता है। और चिंतन में क्या क्या बातें आती हैं, वही मूलभूत तत्व जिज्ञासा। चिंतन स्वयं में, चिंतन का ही मतलब एक उपसर्ग या कहिए एक कंपोनेंट जिज्ञासा है। फिर विश्लेषण, फिर तर्क और कल्पनाशीलता यहाँ भी जुड़ी है, केवल चेतना से नहीं जुड़ी है, चिंतन में भी कल्पनाशीलता आती है, ठीक है ना, सृजनात्मकता आती है, अभिव्यक्ति आती है ना। तो जब हम चिंतन के विधा पर या चिंतन के सेक्टर पर काम करेंगे तो इसका मतलब है स्वयमेव अपने आप हम इन चीजों पर भी काम कर रहे होंगे। अब चिंतन की आवश्यकता क्यों पड़ रही भाई, ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये इससे पहले ये कह दें कि भाई मस्तिष्क जो चिंतन करेगा तो अपने चिंतन में आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ पाएगा, इसी जो हमने अभी बातें करी हैं, जिज्ञासा, विश्लेषण, तर्क, इनके सहारे वो आगे नतीजों पर पहुंचता चला जाएगा, जानकारी होती चली जाएगी उसकी, ठीक है ना। अच्छा, अब चिंतन क्यों करें, यहां पर हम एक बात, बहुत बेसिक बात करने जा रहे हैं। हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं या जो भी करते हैं जीवन में, उसके पीछे या तो इच्छा होती है या आवश्यकता होती है। कभी कभी ये दोनों ही एक साथ हो सकती हैं, ठीक है। तभी बिना इच्छा या बिना आवश्यकता या बिना इन दोनों के हमारे मन में कोई बात आ ही नहीं सकती। चिंतन से संबंधित अनुभूति तो आ जाएगी, क्योंकि हम हैं तो अनुभूति है ही है, हमारा होना ही अनुभूति होने का प्रमाण है। लेकिन जब हम चिंतन की ओर प्रवृत्त होते हैं तो चिंतन से संबंधित कुछ सोचना, कुछ बोलना या कुछ करना तब तक नहीं होता जब तक कि हम उसके पीछे कोई इच्छा या आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि नहीं हम तो रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने में भी हम कुछ बोलते, सोचते या करते हैं। एक तरीके से रिएक्शन या प्रतिक्रिया भी तो इच्छा और आवश्यकता का ही परिणाम होती है ना। तो इस इच्छा और आवश्यकता को जब हम समझ लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें पात्र करने को मिलेगा कि वो क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है, इसके पीछे हमें उसकी इच्छा और उसकी जरूरत को पहचानना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमको भीतर से बहुत चिंतन परक होना पड़ेगा। किसी भी पात्र के बारे में जानने के लिए, किसी भी परिस्थिति के बारे में जानने के लिए, नाटक की परिस्थिति, नाटक का दृश्य के बारे में, जिस दृश्य का भी चित्रण हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए हमें चिंतन का सहारा लेना पड़ेगा। चिंतन के जरिए ही हम जान पाएंगे क्या, किस भौतिक, किस सामाजिक, किस मानसिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या सोचेगा, क्या महसूस करेगा, क्या बोलेगा और क्या काम करेगा या क्रिया करेगा। तो अब ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया हमारे मस्तिष्क को उर्वरक बनाने के लिए, चिंतन धर्मी बनाने के लिए। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं सोचेंगे तब तक हम पात्र के संदर्भ में हमको क्या अनुभव करना है, क्या फील करना है, इसका कुछ अता पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो मस्तिष्क के मतलब जो है उर्वरकता बढ़ाने के लिए, अभिनय के लिए, अब इसमें केवल अभिनय की बात नहीं, निर्देशक के लिए भी यही काम करना होगा, डिजाइनर के लिए भी यही काम करना होगा, डिजाइनर को भी यही काम करना होगा, निर्देशक को भी यही काम करना होगा। बस
फर्क क्या है कि अभिनेता की तरह उन्होंने अपनी वाणी और शरीर को अभिव्यक्ति के काम में नहीं लगाना है। ठीक है, निर्देशक को अपने द्वारा सोचे गए या निश्चित किए गए भाव या विचार या क्रिया को अभिनेता के मन मस्तिष्क में ट्रांसफर करना है, एक्सप्लेन करके, व्याख्या करके। लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, उसका प्रदर्शन तो अभिनेता ने ही करना है। तो इसका मतलब अभिनेता ने अपनी वाणी और शरीर को भी मतलब अभिव्यक्ति के रूप में काम में लाना है। निर्देशक के जिम्मे ये मजबूरी के जिम्मे ये काम नहीं है, वो अपने मन और मस्तिष्क से काम कर लेता है। ठीक है, लेकिन अभ्यास, चिंतन परखता, तर्कशीलता, कल्पनाशीलता, विश्लेषण शक्ति, ये सब एक कॉमन बात है। लेखक में तो होगी ही होगी, उसने तो रचना दे दिया, हम लेखक को मान के चल रहे हैं कि वो एक तैयार चीज हमारे पास आ रही है। जहां से मंचन शुरू होना है हम वहां की बात कर रहे हैं, मंच पर आना। ठीक है, तो निर्देशक, अभिनेता और अभिकल्पक, अभिकल्पक का अर्थ आप समझ रहे होंगे, जो सेट डिजाइन करता है या लाइन डिजाइन करता है या प्रॉपर्टी डिजाइन करता है या कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है, वो भी इन बिंदुओं को लेकर, किन बिंदुओं को लेकर, किस भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति जीवन की किन परिस्थितियों में क्या महसूस करेगा, क्या सोचेगा, क्या बोलेगा या क्या कर्म करेगा, तो इसमें हमें क्या क्या सोचना होता है। मैं बाद में भी बताना ही होगा मुझे, लेकिन अभी संदर्भ आ रहा है तो बता दूं। कोई भी पात्र है, उसका एक 3 तरह का चरित्र चित्रण होता है, भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। भौतिक में पुरुष है कि स्त्री है, आयु क्या है, शारीरिक दशा क्या है, अवस्था क्या है, ठीक, ये भौतिक बात हो गई। सामाजिक में वो किस समय का है, किस जगह का है, उसका व्यवसाय क्या है, उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, उसका आर्थिक स्तर क्या है, उसकी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि में भी वातावरण कैसा है, मौसम क्या है, ये सारी बातें सामाजिक दायरे में आ जाती हैं। फिर मनोवैज्ञानिक, उसके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, और पर्टिकुलर इस नाटक में उसका उद्देश्य क्या है, उसकी मनोदशा क्या है, दूसरे पात्रों के साथ उसका अंतर संबंध क्या है, और नाटक में क्या करना है, नाटक का कथ्य क्या है, उसकी शैली क्या है, उसका भौगोलिक परिवेश क्या है, किस समय और किस स्थान का है, वातावरण क्या है। इतनी सारी बातें समझनी पड़ती हैं, इतनी सारी बातों का विश्लेषण करना पड़ता है, और उस विश्लेषित किए हुए को आत्मसात करके अपनी अनुभूति में लाना पड़ता है। फिर उस अनुभूति को एक्सप्रेशन से, बातों से यानी संवाद से, ध्वनि से और शारीरिक गतिविधि, विन्यास, उठना बैठना, चलना फिरना यानी मूवमेंट, इनके जरिए व्यक्त किया जाता है। तो इस पूरे प्रकरण में क्या निष्कर्ष निकला? जिंदा हो, मैंने कहा था ना, अभिनय करने के लिए बस एक जिंदा होना चाहिए, होशो हवास में होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, बीमार व्यक्ति का अभिनय करने के लिए भी आदमी हमें स्वस्थ ही चाहिए, क्योंकि बीमार व्यक्ति तो फिर अशक्त हो जाएगा, वो दिमागी काम नहीं करेगा, है ना। तो बीमार की भूमिका करने के लिए भी स्वस्थ आदमी ही चाहिए। तो कल परसों तक की बातों से ये लग रहा होगा कि अच्छा फिर जिंदा है तो काफी है, ठीक है, और जिंदा है तो अनुभूति तो होती ही है, वह फीलिंग होती है। लेकिन हमने साथ साथ ये भी बताया था कि दर्शक तक के दिलो दिमाग तक पहुंचने के लिए 3 चरणों की ट्रेनिंग होगी। एक तो महसूस किए गए को अभिव्यक्त करना, दूसरा
मंच के समय और स्थान के सापेक्ष, मंच के भूगोल के सापेक्ष उस अभिव्यक्ति को थोड़ा विन्यास देना। तीसरा, दूर 5 फीट दूर, 10 फीट दूर, 50 फीट दूर बैठे दर्शक के दिलो दिमाग में, जो कि बिल्कुल भिन्न मनोदशा और भिन्न मनोस्थिति में है, उसके दिलो दिमाग में उसको डालकर उसको प्रभावित करना, उसकी रस निष्पत्ति करना। इतना व्यापक प्रशिक्षण का के चरण है ये, है ना। तो केवल फीलिंग से, केवल अनुभूति से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब मस्तिष्क की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है जितना कि हमारी कल्पनाशीलता, हमारी अनुभूति परकता और हमारी संवेदनशीलता। ये तो वो जमीन है ही है। इसके बाद हम तय करेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ ऐसे हो जैसे हमारे पास आटा आ गया, घर में आटा है, लेकिन हमें करना क्या है। हमें रोटी बनानी है कि पूरी बनानी है कि पराठे बनाने हैं, है ना, क्या भून के उसका हलवा बना देना है, तो तय करना पड़ेगा ना। यानी कि कहने का मतलब तो वो कैसे करेंगे, उसमें फिर दिमाग लगेगा ना। तो अनुभूति परकता रूपी, संवेदनशीलता रूपी और कल्पनाशीलता रूपी सामग्री तो है, लेकिन उस सामग्री के माध्यम से करना क्या है। तो इसी का मतलब हमारे पास अनुभूति तो है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे जरिए करना क्या है। भाई जो नाटक हमें मिला है उसकी कोई थीम होगी, उसकी कोई शैली होगी, उसका कोई कथानक होगा, उस कथानक में कोई देश काल और परिस्थितियां होंगी और उनमें कोई पात्र होगा, पात्र की कोई मतलब क्या कहना चाहिए कि भौतिक चरित्र चित्रण होगा, और उसका कोई सामाजिक चरित्र चित्रण होगा, उसका मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण होगा। तब ये तय होगा कि उन परिस्थिति में कौन सा व्यक्ति क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या अनुभव करेगा या क्या क्रिया करेगा। तो ये सब जानने के लिए क्या होगा, चिंतन परकता, हमारे मस्तिष्क को बहुत ही कुशाग्र, तर्क शक्ति और विश्लेषण शक्ति से भरपूर होना चाहिए, है ना। तब जाके हम एग्जैक्ट उस बात को सेलेक्ट कर पाएंगे जिसको हमने अपनी अनुभूति में ढालना है और उसके बाद दर्शकों तक पहुंचाना है। अब इस काम में निर्देशक हमारी मदद करेगा, लेकिन हम निर्देशक हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसकी आत्मा या उसकी इच्छा, उसकी जरूरत हमारे शरीर में नहीं पर, हम उससे रिसीव करेंगे, उस रिसीव के को फॉलो करें, मतलब अनुभूति में लाएंगे। तब जो चिंतन किया गया, जो विश्लेषण किया गया मस्तिष्क के द्वारा, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एक बात और बता दूं, बहुत अच्छा निर्देशक होगा इसका मतलब ये नहीं कि वो अभिनेता भी बहुत अच्छा हो। होने की संभावना है, लेकिन ये अनिवार्यता नहीं है। इसी प्रकार से बहुत अच्छा अभिनेता होगा तो ये जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा निर्देशक भी होगा। होने की संभावना है, लेकिन होगा ये अनिवार्यता नहीं है। इसका मतलब ये कभी आप इस पर, निर्देशक पर आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। निर्देशक एक सीमा तक ही आपसे काम करा सकता है। तब आपने वो अप्रोच रखनी पड़ेगी कि कैसे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतर आप समझ सकें। जो कल 34वें एपिसोड में हमने जो बात करी, उस प्रकार की मनोवृत्ति बनाने से, वैसा स्वभाव बनाने से ही आप कम समय में ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा बेहतर रिसीव कर पाएंगे जो आपको करना है। जब ज्यादा बेहतर रिसीव कर पाएंगे तो आप अनुकूल स्तर पर उसको फील कर पाएंगे, और जब अनुकूल स्तर पर फील कर पाएंगे तब जो है उनको दर्शकों के सामने अपने चारों व्यक्तित्व के चारों आयामों से, मतलब 2 आयामों पर तो आप काम कर ही रहे हैं, अनुभूति और चिंतन करके तो आपने काम कर लिया। ये तय कर लिया कि बाहर सामग्री क्या देनी है, रोटी देनी है कि पराठा देना है कि पूड़ी देनी है, वो आपके शरीर और वाणी करेगी। अच्छा, मैं यहीं पर इसी संदर्भ में एक उदाहरण देता हूं। अतुल तिवारी जी को आप सभी लोग जानते होंगे। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी से और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से उन्होंने अभिनय में स्नातक किया। उसके बाद उन्होंने बहुत जमकर रंगकर्म किया, कर्नाटक वगैरह में रह के, भोपाल में रंगमंडल में रह के, या जहाँ तक मेरी जानकारी है।
और फिट्ज वेनेविट साहब जो जर्मनी के डायरेक्टर थे, भारत में रहकर भारतीय वातावरण में, भारतीय जनमान मनोभूमि में उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का बहुत मंचन किया कई जगह, और मुझे भी उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। भारत हिंदू नाट्य अकादमी रंगमंडल में हमारे गुरु पद्मश्री राजविसारिया सर ने, उन्होंने फिट्ज साहब को खास तौर से बुलवाया कि रिपर्टरी के साथ हमारा नाटक कर दीजिए। और तो गैलीलियो नाटक था जो ब्रेख्त का लिखा हुआ, उसमें मैंने फिट्ज साहब के साथ सहायक निदेशक के रूप में भी उन्होंने मुझे जोड़ा था। तो उन्हीं के साथ अतुल तिवारी जी ने भी बहुत काम किया था। और इन्हीं अतुल तिवारी जी को फिर राजविसारिया सर ने, जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे 1984 में, हमारे यहाँ प्ले डायरेक्ट करने के लिए बुलाया, और तब मेरी उनसे घनिष्ठता हुई। मुझे बहुत मज़े से काम करने वाले, बहुत कॉन्फिडेंस वाले, बहुत कन्विक्शन के साथ काम करने वाले, बहुत इजी वातावरण बना के, बहुत आनंददायक वातावरण बना के काम करने वाले, और बहुत अच्छी तरीके से कर करके समझाने वाले, थोड़ा सा समझा देते थे। फिर उन्होंने ही 1987-86 में, जब मैं भारतीय नाट्य अकादमी में इंटर्न था, उस दौरान भी उन्होंने ट्यूरेंडोट नाम का एक नोबिलस सिविले का लिखा हुआ प्ले, जिसका अनुवाद उन्होंने चीना की हसीना उर्फ ट्यूरेंडोट नाम से किया था। तो उसमें भी बहुत ही मनोरंजक और गजब तरीके से उन्होंने काम किया। बहुत अभिनेता अगर नहीं कर पा रहा तो करके बता देते थे, और हिंट मिल जाता था और करते थे। अब असली बात अब आती है। 1988 में इनके द्वारा निर्देशित प्ले मैकबेथ, जिसका अनुवाद भी इन्होंने किया था, लखनऊ की मेघदूत संस्था ने वो प्ले किया था, और फिर उसका दूसरा शो प्रगति मैदान दिल्ली में मंजर थिएटर में होना था। मैं उन दिनों श्री राम सेंटर में था, तो मुझे पता चला लोग आए हैं, तो मैं वहां पहुंचा। मैं 1-1.5 घंटे पहले ही पहुंच गया। अतुल जी थोड़ा घबराए थे। मैंने कहा क्या हुआ, आप परेशान लग रहे? बोले यार एक मेन एक्टर, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो आए नहीं, आ नहीं पाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कैसे क्या होगा। मैंने कहा अरे तो आपने तो इतने शो करा दे, आप करिए ना, 5 शो तो तभी हुए थे, आप करिए उसको, आपका तो सब रटा हुआ ही है। उन्होंने हंस के कहा, मुझ पे जैसे दया सी दिखाई उन्होंने। बोलो सुनो, कोई 2 मिनट का 3 मिनट का सीक्वेंस करके दिखा देना डायरेक्टर के लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन पूरा एक कैरेक्टर कैरी करके ले जाना वो एक दूसरी विधा, वो एक्टिंग की विधा है, वो मेरे पास नहीं है। मैं डायरेक्टर के रूप में छोटे छोटे सीक्वेंसेस को बहुत करके बहुत बढ़िया बता सकता हूं, जैसा कि तुम कह रहे हो। और इस बात का तो हमें था ही था, मतलब 2-3 नाटक उनके साथ हम कर चुके थे, मुखबिर, एक्सेप्शन एंड द रूल और ये ट्यूरेंडोट। मैंने उसी विश्वास पर कहा था कि ये तो इतना चुटकी में सीन समझाते थे, उसी पर कहा मैंने। बोला नहीं, डायरेक्शन एक अलग विधा है, एक्टिंग एक अलग विधा है। कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्टर पूरा का पूरा एक्टर भी हो जाए, हो सकता है। तो मेरा यहां पर यह कहने का मतलब यह है कि एक्टर को भी बहुत चिंतन मनन करना पड़ेगा स्वयं। डायरेक्टर का सोचा हुआ, डायरेक्टर का कंसीव किया हुआ केवल कानों से सुन के बात नहीं बनेगी। हमको भी उतना ही जिज्ञासु, चिंतन परक, विश्लेषण शक्ति और तर्क शक्ति से भरपूर होना पड़ेगा। तब जाके जो हमारे भीतर के जो 2 सूक्ष्म आयाम हैं, उपकरण हैं अभिनय कला के लिए, मन और मस्तिष्क, उन पर भी हमारा कमांड हो जाएगा और उनको भी हम अभिनय कला के लिए बहुत ही समृद्ध कर सकेंगे। ठीक है, तो अब आपको एक चीज बहुत क्लियर कट समझ में आ गई होगी कि मन की भूमिका क्या है, यानी अनुभूति की, कल्पनाशीलता की और संवेदनशीलता की भूमिका क्या है। दूसरी ओर जिज्ञासा, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति, तर्कशील शक्ति और उसके साथ भी कल्पनाशीलता की क्या भूमिका है। तो इसके लिए मन और मस्तिष्क को अपने अपने आयामों में कितना जागृत और कितना व्यापक होना पड़ेगा, इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए।
अब चिंतन परकता को विकसित करने के लिए हम थोड़े से कुछ अभ्यासों पर कल बात करेंगे और कुछ इधर उधर के और उदाहरण भी लेंगे, इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने अनुभूति वाले पक्ष में, मन वाले पक्ष में बहुत सारी बातें करी थी। तो आज के लिए अब हम विराम ले लेंगे।